बांसुरी एक ऐसा लोक वाद्य है जिसकी धुन में लोग खींचे चले आते हैं। भगवान श्री कृष्ण को मुरलीधर भी कहा जाता है। श्री कृष्ण के बांसुरी वादन से गोपियां मंत्रमुग्ध हो जाया करती थी। बांसुरी प्राचीन काल से ही मुख्य वाद्य यंत्रों में से एक रहा है। लकड़ी का बना एक ऐसा उपकरण जो हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न करता है। बांसुरी वाद्य यंत्र को बांस की लकड़ी से बनाया जाता है। बांसुरी से निकला संगीत तीव्र और मधुर होता है। हर एक प्रकार के बांसुरी का वादन अलग अलग होता है। इनसे निकली धुन भी अलग अलग होती है। बांसुरी से निकला संगीत तीव्र और मधुर हो सकता है। लोक कलाकारों ने बांसुरी वादन से पशु पक्षियों की नकल तक की है। बांसुरी में एक अलग सा आकर्षण होता है। बांसुरी के साधक इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि बांसुरी की साधना से एक मधुर संगीत उत्पन्न किया जाता है। आज जिस शख्स से हम आपको मिलवा रहे हैं, उन्होंने बांसुरी वादन में न केवल प्रदेश का बल्कि ये कहें कि पूरे छत्तीसगढ़ और देश का मान बढ़ाया है। अनेक मंचों में बांसुरी वादन से वाहवाही लूटी है। कई छात्रों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। ऐसे हैं हमारे आज के कलाकार संतोष चंद्राकर। नमस्कार। बेजान से लगने वाले वाद्य भी जब ऐसी धुन निकालें कि आप मनमत फिर से नमस्कार। बेजान से लगने वाले वाद्य कुछ ऐसी धुन निकालते हैं जिससे कि इंसान मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो होता इसलिए है क्योंकि कलाकार उसमें प्राण फूंकने का काम करता है। बांसुरी एक ऐसा वाद्य है जिसमें खो जाना हर किसी के बस में नहीं, और जो उसमें खो जाता है उसके लिए उससे बाहर निकल पाना बिल्कुल संभव नहीं। तो आज मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ एक ऐसे बांसुरी वादक से जिनकी बांसुरी की धुन पर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ संतोष चंद्राकर की। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार संतोष जी। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि आपका रुझान इस बांसुरी की तरफ कैसे हुआ, कैसे आपकी इच्छा हुई कि आपको बांसुरी बजाना है? ये सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ये मेरे पिताजी का देन है। मेरे पिताजी आज भी वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबके आँखों का तारा जब बजाते हैं, वो 82 साल के हैं, तो ऐसा लगता है कि मंत्रमुग्ध मैं खुद हो जाता हूँ। और उनको देखते हुए और उन्हीं की प्रक्रिया को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया मैं। वो भजन और कीर्तन क्षेत्र से जुड़े थे, इसलिए बांसुरी बजाना मैंने भी शुरू कर दिया। जी, वैसे आपने बताया कि पैतृक संपत्ति के रूप में आपको ये बांसुरी वादन की कला मिली, पर अब ये जानने की उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ गई है कि वो कौन सी उम्र रही होगी जब आपने बांसुरी को थामा? वही मैं लगभग 7वीं 8वीं में था, तो ऐसे ही फूंक लेता था। फूंकने को आता था, सिर्फ बजाने को कुछ नहीं आता था। गीत वीत नहीं बजा पाता था, सिर्फ बांसुरी फूंक लेता था 7वीं 8वीं के समय। और उस समय वही सन रहा होगा 77-78। जी। हाँ। आपने बहुत आसानी से कह दिया बांसुरी फूंक लेता हूँ, लेकिन लोगों को हम ये बता दें कि ये बांसुरी जो फूंकने की बात आपने इतनी आसानी से कह दी, वो इतनी आसानी से रहती नहीं है फूंकने की कला, क्योंकि एक कलाकार बड़ी शिद्दत से उसे साधता है। और अब इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं, हम आपकी बांसुरी की धुन में खो जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को पहले अपनी बांसुरी की कोई धुन सुना दें, उसके बाद बातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे। मैं एक ऐसा धुन सुना रहा हूँ जो वास्तव में अभी तक कहीं रिकॉर्ड नहीं है, और ये धुन मेरा ही बनाया हुआ धुन है। जी, और इस धुन को हम लोग वैसे रागों में देखें तो तोड़ी में आता है, पर ये मेरा बनाया हुआ धुन है। आप सुनिए, बहुत प्यारा धुन लगेगा। और ये नवरात्रि में मुझे मिला था स्वप्न में। माता जी दुर्गा जी स्वप्न में दी थी, मैं 9 दिन उपवास था। वो धुन सुना रहा हूँ।
खूब, बहुत ही मदमस्त कर देने वाला ये धुन। और निश्चित रूप से जब ये आकार लेगा और श्रोताओं तक पहुंचेगा तो निश्चित रूप से वो लोगों के दिलों तक उतर जाएगा, ऐसी हम कामना करते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे संतोष जी कि आपने बहुत सारी फिल्मों में भी धुन दी है, तो ये फिल्मों का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कैसे आप तक आए अवसर? अचानक हम लोग ना रामायण भजन गंगा और रामचरितमानस से जुड़े हुए थे और अक्सर मेरे को निर्णायक के लिए बुलाते हैं लोग बाग, और मैं दुर्ग ज़िला में भी जाता हूँ और इधर बिलासपुर भी गया था, रायगढ़ भी जाने का अवसर मिला था। तो निर्णायक में अक्सर जाता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, इनके साथ में संगत करने से जो आनंद मिलता है, तो वो संगत करते करते साथियों ने कहा चलो फिल्म बनाते हैं। तो एक फिल्म बना था भौजी, बहुत पहले, वो राजेश नायक जी बनाए थे। तो उसमें संगीत मैं और शकील भाई, हम दोनों संगीत दिए थे। और एक अपन लोक कला मंच भोजली बनाए थे, उसका भी यूट्यूब में है, आता है, उसका भी संगीत डायरेक्टर मैं ही था। धीरे धीरे एक पिक्चर हमारे डोमार भैया दुर्ग वाले नाचा के जो प्रख्यात कलाकार हैं, उसमें मुझे नायक के रूप में चुना। तो वहाँ भी मुझे बांसुरी में ही सेलेक्ट किए और उसमें बजाने का और गाने का अवसर मिला। और ठीक इसी तरह से ये जय महामाया का जो फिल्म बना था, ये इसको मोहन सुंदरानी जो प्रोडक्शन उन्हीं का था, तो उसमें मैं कल्याण सेन जी के साथ बॉम्बे गया था और वहाँ एक गीत में मेरे को बजाने का अवसर मिला था। उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर हम लोग वापस आ गए थे। जी, निश्चित रूप से जब हम बड़े पर्दे पर आते हैं तो लोकप्रियता बहुत जल्दी हासिल हो जाती है और बांसुरी के लिए आप काफ़ी चर्चित नाम है। जैसा कि आपने बताया कि निर्णायकों की जो भूमिका होती है उसमें भी आप अपनी भूमिका निभा चुके हैं। तो अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि बांसुरी वादन के लिए क्या कोई उम्र होती है कि किस उम्र से बांसुरी की कला जो है वो सीखनी चाहिए? ऐसा आप क्या देखते हैं छात्रों में, क्योंकि आप प्रशिक्षक के रूप में भी काफ़ी जाने जाते हैं, तो किस उम्र में बांसुरी की कला सिखानी चाहिए? वैसे ना कम से कम तीसरी पास कर ले बच्चा, कोई भी, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तीसरी पास करने के बाद में फिर उसके बाद उम्र का कोई हिसाब नहीं है। फिर वो 60 साल का और 65 साल का व्यक्ति भी बांसुरी सीख सकता है और सबसे सरल है बांसुरी। लेकिन जब हम बांसुरी सीखना शुरू करते हैं तब ये सबसे कठिन वाद्य यंत्र हो जाता है, क्योंकि ये सुर वाली बात है और इसमें एक एक छिद्र में 6 छिद्र बांसुरी में होता है। इसमें एक एक छिद्र में 4-4 भाग होते हैं और इन चारों पार्टों को हम लोग संगीत के क्षेत्र में शास्त्रीय विधा के अनुसार इसको अपन बोलते हैं श्रुति। श्रुति जो है, एक एक सुर के बीच में जो दो श्रुतियाँ 3 श्रुतियाँ, टोटल 22 श्रुतियाँ होती हैं, तो वो श्रुति इसमें निकालना जो होता है वो कठिन पड़ता है, बहुत कठिन लगता है। लेकिन वो धीरे धीरे जब अभ्यास लगातार होता रहे तो निश्चित रूप से वो श्रुति भी निकलना शुरू हो जाता है। जी, आपने श्रुतियों की बात की, तो अब ये जानने की उत्सुकता ज़्यादा है मन में कि हम बांसुरी को शास्त्रीय वाद्यों में गिनते हैं या फिर लोक वाद्यों में? बांसुरी निश्चित रूप से लोक वाद्य है और लोक संगीत से ही जुड़ा हुआ है। बाद में जब हम लोग जैसे शिक्षा हासिल करके अपना जीवन अच्छे ढंग से गुजारने के लिए एक शिक्षा प्राप्त करते हैं, या सुख दुख के समय हो या गलत और अच्छा को पहचान करने की बात आती है, तब हम शिक्षा की बात करते हैं। ठीक उसी तरह से शास्त्रीय विधा को जब हम इसको वोकल रूप में सीखते हैं तब जाके कहीं बांसुरी में हम शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और दे पाते हैं। नहीं तो अलग से कोई बांसुरी वादन का प्रशिक्षण नहीं लगाया जा सकता। जी, यानी कि जिस तरह से एक शिक्षित व्यक्ति के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, उसी तरह बांसुरी वादक के लिए यदि वो वोकल के क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसके लिए भी इसका ज्ञान बहुत ज़रूरी है और उसका परिष्कृत रूप हम कह सकते हैं। वैसे तो बांसुरी लोक वाद्य है और लोक धुनों में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता रहा है और आज भी बहुत सारे गीतों की शुरुआत खासतौर पर भजनों में हम देखते हैं कि बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। तो इससे पहले कि अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ें, सुनते हैं आपसे एक और बांसुरी की धुन। एक प्यारा धुन जैसे आप बोल ही रहे हैं, बढ़िया मैं बता देता हूँ। भागवत भजन कीर्तन इनमें बहुत चलता है और ख़ासकर जो ब्रज भाषा है और ब्रज का जो गीत है और भजन है वो लोगों को बहुत भाता है। मैं वो आपको सुना रहा हूँ। जी।
और उसका धुन भी बता देता हूँ। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, ये सबको प्यारा लगता है। जी। जी, बहुत खूब। हमने देखा है संतोष जी, पाश्चात्य संगीत के आ जाने से ये लोक धुनें कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही हैं, पीछे की तरफ जा रही है, बहुत ज़्यादा लोकप्रियता इनकी नहीं रह गई है। अब जो लोक कलाकार हैं जिन्होंने इसे साध रखा है, बस कुछ ही लोग ऐसे गिनती में हैं जो कि बांसुरी के क्षेत्र में जाने जाते हैं। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे, इसकी वजह क्या है? बांसुरी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो निश्चित रूप से हमारे विचार को सात्विकता की ओर ले जाता है। 3 प्रकृतियां हैं, एक सत, रज और तम। यदि हम अच्छे विचार और सात्विक विचार के साथ चलते हैं तभी हमें बांसुरी को उठाना चाहिए, पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये वाद्य यंत्र भगवान कृष्ण कन्हैया स्वयं अपने ओंठों से लगा के बजाए थे और स्वयं भगवान भोलेनाथ बांसुरी के रूप में उनके ओंठों से लगे थे। तो ऐसे वाद्य यंत्र जो धर्म से जुड़ा हुआ हो और हमारे धार्मिकता को सिद्ध करता हो, तो निश्चित रूप से ऐसे वाद्य यंत्र को बजाने और सीखने और समझने के लिए उस विचार का और उस विचार के साथ साथ अपने आप को सात्विकता में भी ढालना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के इस वाद्य यंत्र को हमको बजाने का अधिकार मिलता है। और इसलिए बहुत सारे लोग इससे अलग हो जाते हैं, कुछ दुर्गुणों के कारण और कुछ इसको प्रोफेशनल समझते हैं, इसलिए वो अलग हो जाते हैं। वास्तव में ये बांसुरी तो ऐसा है कि आपको जब भी दुख लगे, आपको जब भी कोई पीड़ा हो या किसी को जब भी कोई पीड़ा हो और आप मधुर बांसुरी सुना दे तो उसका पीड़ा दूर हो जाता है, उसको शांति मिलती है। ये वो वाद्य यंत्र है। जी, क्योंकि आपने बांसुरी की साधना की है इसलिए आप उसे उस दृष्टि से देखते हैं। और हमने अक्सर देखा है कि लोक कलाकारों में बहुत ज़्यादा जो डेडिकेशन होता है अपनी कला को लेकर वो साफ दिखाई देता है। और बांसुरी की तरफ जैसा कि आपने बताया कि सत्य की ओर यदि कोई अग्रसर होगा तो उसे निश्चित रूप से बांसुरी आकर्षित करती है। और पाश्चात्य संस्कृति के हावी होने के बावजूद हम देखते हैं कि बांसुरी की जो लोकप्रियता है वो आज भी कायम है। तो अब हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक और धुन हम सुनवा दें। अब आप कौन सा धुन सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? मैं छत्तीसगढ़ का एक सूर सिंगार का गीत सुना रहा हूँ और वो सूर सिंगार का गीत केदार यादव जी और हमारे जो पुराने जितने हमारे आर्टिस्ट हैं, कविता वासनिक जी और साधना यादव जी और जयंती जी, ये सब गाती थी और हम लोग उनके साथ चलते भी थे, उनके साथ कार्यक्रम भी देते थे, एक साथ चलते थे, आप जान रही होंगी। और उनके साथ चलते चलते हम लोग ऐसे हिल मिल जाते थे उनसे कि कभी ऐसा नहीं लगता था कि हम गा रहे हैं या वो गा रहे हैं। वो तो एक धुन बजता था और लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे रेडियो से प्रसारण हो रहा है, ऐसा कार्यक्रम होता था। मैं एक छत्तीसगढ़ी गीत उसी का सुना रहा हूँ। जी, स्वागत है।
बहुत खूबसूरत, हाँ, भोजली गीत आपने सुना दिया। अब हम संतोष जी आपसे जानना चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है या फिर वो प्रशिक्षण लेना चाहती है, तो वो किस तरह से इसका प्रशिक्षण ले सकती है और इसमें आगे क्या भविष्य की संभावनाएं आपको नजर आती हैं? ये बहुत सुंदर वाद्य यंत्र है और इस वाद्य यंत्र में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आप इस वाद्य यंत्र को कहीं भी ले जाके बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं। बहुत सरल है, सस्ता है, ज़्यादा कीमती भी नहीं है। और इस वाद्य यंत्र के साथ यदि हम इसको सीखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सबसे पहले अपने मन को हमको बनाना पड़ेगा, लगन लगाना पड़ेगा। और जब लगन लग जाए तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि मेरे पास जितने आने वाले सीखने वाले जो मेरे शिष्य हैं, वो 3 महीना 4 महीना में बांसुरी का जो प्रारंभिक ज्ञान है वो प्राप्त कर लिए और करीब 1 साल 1.5 साल में वो बजाना शुरू कर दिए स्टेजों में, कार्यक्रम में। यहाँ तक कि ये अभी छत्तीसगढ़ में जो जाने माने बांसुरी वादक है हमारा प्रमोद भाई मानिकपुरी, वो भी लगभग 1 महीना मेरे पास आया था लगातार शुरुआत में, प्रारंभ में। उसके बाद में आज तो बढ़िया स्टार बन गया है, उसका नाम चल रहा है। जी, आपके बनाए हुए छात्र आज ख्याति प्राप्त कर रहे हैं और बांसुरी की जब बात हो रही है तो अब आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि यदि मैं कहूं कि आपकी बनाई हुई धुनों में सबसे प्रिय बांसुरी धुन कौन सी है, तो आप कौन सा धुन हमें सुनाएंगे? मैं अपना खुद का तैयार करता हूँ जी। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि बांसुरी की इतनी बड़ी कृपा मुझ पे हुई कि बांसुरी की कृपा होने से मैं पूरे छत्तीसगढ़ में अकेला शासकीय कलाकार था गवर्नमेंट का, जिसको बांसुरी वादन के रूप में वादक के रूप में देवास, इंदौर, रतलाम और भूमिया और बामनिया और विदिशा और वो पुणे का पुणे में भी एक जगह है जहाँ पंडरी नाका कहते हैं, यहाँ तक आने जाने का मुझे अवसर मिला। इंदिरा गांधी अलंकरण समारोह में भी बांसुरी के नाम से ही बजाने का अवसर मिला। ठीक उसी तरह से मैं सुगम संगीत में भी इंदौर आकाशवाणी में गज़ल में संगत किया था BL राव जी के साथ और गुना वाले कलाकारों के साथ। और कविता टांग जी हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत में थी, उनके साथ में भी मैं संगत किया, मालकोस में भजन गाई और उसमें मैं बजाया था। इस तरह से ढेर सारे जगहों में बांसुरी वादन का अवसर मुझे मिला और साथ ही साथ बांसुरी बजाते हुए ये एक बड़ी अवसर मुझे मिली कि मैं रचना करना सीख गया, गीतों का गाना सीख गया, गीतों को हारमोनियम बजाना सीख गया और सारे विधा में अपना हाथ फेरना शुरू कर दिया। मैं तबला, गायन, वादन, ढोलक सब और लिख भी लेता हूँ, नाट्य भी कर लेता हूँ और कला के क्षेत्र में लगातार सेवा में लगा हुआ हूँ। जी, कलाकार की यही बहुत अच्छी पहचान है कि वो अपनी प्रतिभा से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और चलते चलते एक आखिरी धुन हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप सुना दें। बिल्कुल, मैं आपको प्यारा सा धुन सुना रहा हूँ।
बहुत खूब संतोष जी, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ये भी कामना करते हैं कि आपका मार्गदर्शन नए पीढ़ी को ज़रूर मिले। इसी वादे के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतज़ार। नमस्कार।